देख लो, शुंग वंश पढ़ाया जा रहा था। कौन सा? शुंग वंश में हो गया था पुष्यमित्र शुंग। संस्थापक कौन था? पुष्यमित्र शुंग। इन्होंने राजधानी क्या बना दी थी अपनी? विदिशा। लेकिन बीच में राजधानी इन्होंने विदिशा कर दी थी, उसके बाद इसे सांस्कृतिक राजधानी घोषित कर दी थी, है नहीं। और ये बौद्ध धर्म का क्या था? विरोध करो था। किसका? बौद्ध धर्म का। और जाति से क्या था? ब्राह्मण। समझ गए? और इसके उसमें 4 पुस्तक लिखी गई हैं, जातक, अष्टाध्यायी, महाभास और मनुस्मृति। समझ गए? और अग्निमित्र इसका लड़का था जिसने मिनांडर को हराया था। किसा हराया था? मिनांडर को हराया था। और किसा हराया था? डेमेट्रियस को। किसा? डेमेट्रियस और मिनांडर को इसने हरा दिया था। इससे फिर इन्होंने क्या कलिंग पर आक्रमण करा, कलिंग किसे ये हार गए। और 2 अश्वमेध यज्ञ हुए थे इसके टाइम में। कितने? अश्वमेध। और कालिदास ने इसके टाइम में मालविका मित्र पुस्तक लिखी थी। कौन सी? मालविका मित्र। और अश्वमेध यज्ञ जो कराए थे उसके अध्यक्ष किसे बनाया गया था? पतंजलि। किसे? पतंजलि को। ठीक है। देखो, समझ गए? और इन्हीं के समय में एक राजा और बना है, इनका उत्तराधिकारी जो हुआ उसका नाम था भैया, क्या नाम था उसका? भागभद्र। क्या नाम था? भागभद्र। भागभद्र कह देते, कहीं कहीं इसका नाम भागव्रत आ जाता है। इसके ही टाइम में एक यवन से एक राजदूत आया। कौन आया? इसके टाइम में यवन से एक राजदूत आया था जिसका नाम था हेलियोडोटस। क्या नाम था? लिखते रहे करो। क्या नाम था राजदूत का? हेलियोडोटस। सबके नाम मिलते जुलते मिलेंगे यवनों के, इनके राजदूत तुम्हें चकमा खा जाएंगे तुम। क्या नाम था इसका? हेलियोडोटस जो था वो राजदूत कहाँ का था? यवन का। और किसके टाइम आया था? भागभद्र। किसके टाइम में आया था? उस टाइम मगध का राजा कौन बन गया था? भागभद्र। भागभद्र राजा बन गया था। उसके टाइम में कौन आया था? हेलियोडोटस। जो कहाँ का था? यवन का। कहाँ का था? यवन का। यो यहाँ युद्ध करना कुछ नहीं आया था, इसको पता चल गया था कि 2 तो हार ही गए हमारे यवन। कौन कौन हार गए? मिनांडर और डैम्यूड। तो ये 2 हार गए थे। उसके बाद यो ये युद्ध करने थोड़ी आया था। यवन का क्या था? यो राजदूत था। और ये भारत में मेन रूप से बौद्ध धर्म की शिक्षा लेना आया था। क्या आया था? बौद्ध धर्म की शिक्षा लेना आया था। लेकिन रास्ते में इसे पकड़ कर क्या, कैसे ही कह दो, पकड़ कर तो कहीं ना, इसे कह की शिक्षा दी थी? भागवत धर्म की। किसकी शिक्षा दे दी? हिंदू धर्म का एक, हिंदू धर्म में आओ भागवत, तो भागवत धर्म की शिक्षा दे दी। और ये सब वही समझ कर ग्रहण करता रहा कि यो बौद्ध धर्म की शिक्षा दी आ रही मैंने। किस धर्म की? बौद्ध धर्म की। लेकिन शिक्षा किसे दे दी? किसकी दे दी? भागवत धर्म। भागवत धर्म किससे संबंध रखता? विष्णु से। भागवत धर्म का संबंध किससे? विष्णु से। और विष्णु के जितने भी रूप हैं राम और कृष्ण से। तो सबसे ज़्यादा जो शाखा प्रमुख हो भागवत धर्म की वो कृष्णाश्रयी शाखा। कौन सी है? तो कृष्ण को मानने वाले ज़्यादा थे, धर्म की शिक्षा दे दी। और देखो जहाँ भी मिलेगा तो भगवान विष्णु बिल्कुल सीधे साधे आदमी, छलिया वलिया तो है ही है, लेकिन सीधे साधे एक बढ़िया व्यक्तित्व। क्या उनका? बहुत बढ़िया व्यक्तित्व रहा भगवान का, विष्णु का। और उसमें राम का व्यक्तित्व भी आ गया और कृष्ण का, सब परिचित है इससे। तो लेकिन इस भागवत धर्म की शिक्षा दे दी। बौद्ध धर्म के चक्कर में कहीं की शिक्षा ले गया? भागवत धर्म की। और जब धर्म की शिक्षा ले ली बाद में से पता चला बौद्ध धर्म का। तो लेकिन अब कौन सा था? जब जो चीज़ पहले अच्छी लगने लोगों को तो अच्छी रह गई, एक बार जो चीज़ हो गई हो गई। तो सबसे धर्म कौन सा बढ़िया लगने लगा? इसे भागवत धर्म। और इसका ही एक भरहूत अभिलेख, भरहूत अभिलेख। कौन सा? भरहूत अभिलेख, यो मध्य प्रदेश में। इसकी जानकारी किस में मिलती? भरहूत अभिलेख में। और यह विदिशा में हो। कहाँ भरहूत अभिलेख? कहाँ? विदिशा में। भरहूत अभिलेख ये तुम्हारा है। भरहूत अभिलेख ये विदिशा में हो। विदिशा कहाँ है? मध्य प्रदेश में। और ये किसने लिखवाया था ये अभिलेख? हेलियोडोटस। किसने लिखवाया था? हेलियोडोटस।
तो भरूत अभिलेख किस निर्माण किसने कराया था? भरूत अभिलेख का निर्माण नहीं 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 वो नहीं था यार। भरूत अभिलेख है उसमें ही, भरूत अभिलेख है उसमें, उसके पास ही तो कौन सा अभिलेख मिलेगी जानकारी इसकी? इसके धर्म स्वीकार करने की जानकारी किसकी? धर्म स्वीकार करने की जानकारी मिलेगी गरुड़ ध्वज अभिलेख। किसमें? गरुड़ ध्वज। किसकी जानकारी मिलेगी? हेलियोडोटस ने कौन सा धर्म स्वीकार कर लिया था? भागवत धर्म। इसकी जानकारी कहाँ दी उसने? गरुड़ ध्वज अभिलेख। और गरुड़ ध्वज अभिलेख भी कहाँ? मध्य प्रदेश में, ठीक है। और एक भरभूत अभिलेख भी कहाँ? मध्य प्रदेश। समझ गए भैया? इसका अंतिम शासक था देवभूति। इस वंश का, शुंग वंश का अंतिम शासक कौन था? देवभूति। भैया देवभूति का सेनापति था तुम्हारा वसुदेव। कौन था? वसुदेव। देखो अब तक जो वंश मरते हुए आ रहे हैं तो सेनापति के हाथ तो एक दोनों अपने बाप की हत्या कर दी थी, बाकी तो सब सेनापति ही मार रहे थे। विदेशी आक्रमण तो अभी तक भारत को हुआ, और हुआ भी तो वे कामयाब नहीं हुए। तो कौन सा सेनापति ही मारते चले आए। तो शुंग वंश का जो अंतिम शासक था, कौन था अंतिम शासक? देवभूति। इसका सेनापति था वसुदेव। वसुदेव जो था उसने क्या काम करा? इसका सेनापति ने देवभूति की क्या कर दी? हत्या। और हत्या कर कौन से वंश की स्थापना करी? कण्व वंश की। कौन सी? कण्व वंश। तब कौन सा वंश शुरू हो गया? कण्व वंश। कौन सा वंश शुरू हो गया? इसे साफ करने के लिए कोई बोलाई, साफ करने के लिए। अब कौन सा वंश चलेगा? कण्व वंश। कौन सा वंश चलेगा? कण्व वंश। भैया कण्व वंश का संस्थापक कौन था? वसुदेव। कौन था कण्व वंश का संस्थापक? वसुदेव। वसुदेव था। और वसुदेव इसका संस्थापक था। और वसुदेव ने किसकी हत्या करी थी? देवभूति की हत्या कर क्या बन गया था? वसुदेव कण्व वंश का संस्थापक बन गया था। और इसे इतना नहीं पूछा जाता, कण्व वंश को बहुत कम जानकारी मिलो, इसके साथ संस्थापक ही पूछ लिया जाता कि कण्व वंश का संस्थापक कौन था? तो कौन था? वसुदेव। और इसका अंतिम शासक था भैया सुशर्मा। क्या नाम था? सुशर्मा। इसका अंतिम शासक कौन था? सुशर्मा। तो नाम लिख लो। संस्थापक कण्व वंश का वसुदेव, और अंतिम शासक सुशर्मा या सुष्मी। सुशर्मा या सुष्मी कह देते, समझ गए? और इस वंश के बाद जो आया कण्व वंश को अधिकार कर धीरे धीरे सतवाहन वंश। कौन सा आया था? सातवाहन। कण्व वंश का प्रथम शासक होता है संस्थापक, प्रथम या संस्थापक। संस्थापक कौन था? वसुदेव। कौन था? और ऐसे ऐसे अंतिम शासक क्या था? अंतिम शासक क्या था? सुशर्मा या सुष्मी। शर्मा या सुष्मी, समझ गए? और देखो इसके बाद आता सातवाहन वंश। सातवाहन वंश जो था मेन रूप से रहने वाला था महाराष्ट्र का। कहाँ का? महाराष्ट्र का। लेकिन उसी टाइम में धीरे धीरे उन्होंने कौन से वे थे? शक वंश। कौन सा? शक वंश चल रहा था। कौन सा चल रहा था? देखो ये धीरे धीरे तुम शक, पल्लव, कुषाण ये वंश पढ़ाए जाएंगे, लेकिन तुम्हें आने की जानकारी अभी तक नहीं है। ये इनके बाद थोड़ी आए थे, इनके समकक्ष चल रहे थे, इनके समय के कालीन ही चल रहे थे वे भी। मौर्योत्तर काल के बाद, मौर्य वंश के बाद इनका आक्रमण हो गया था। किनका? शकों का। किसका? शक जो राजा होते इन्होंने क्या काम करा? इधर के उत्तर साइड से भारत के जम्मू कश्मीर और अफगानिस्तान पाकिस्तान की तरफ से घुसना चालू कर दिया था। किस वंश के बाद? मौर्य वंश के बाद घुसना चालू कर दिया था। अगर मैं तुम्हें अभी से ही पढ़ा लो शक, सतवाहन, अभी तो मगध के सम्राट चल रहे हैं ना, तो ये सब अगर उनके साथ ये तो घुस दूंगा तो तुम मिल जाएंगे, इसलिए इन्हों घुसना अच्छा नहीं समझा मैंने। तो ये अफगान, ये समझ लो ये मध्य एशिया से आए थे। कहाँ से आए थे सर? मध्य एशिया से। और इन्होंने एक राज्य, मतलब एक पूरे मगध पर सीधा आक्रमण न कर को इन्होंने क्या काम करा? ये वहाँ से निकालने गए थे।
मध्य एशिया से और वंशों ने और राजाओं ने इन्हों मारपीट को क्या कर दिया था, निकाल दिया था। और ये भागे थोड़े आ रहे थे, निकले हुए मास्टर, तो ये मध्य एशिया से आते आते कहाँ घुस गए थे, भारत में। और भारत में इन्होंने ऐसा थोड़ी कोई रहना देता, इन्होंने क्या काम करा, छोटे मोटे राजाओं को मार कर वो अधिकार कर लिया और ये गुजरात तक फैल गए थे। इनके 7 वंश, कितने हैं, नहीं 5 हैं, 5 प्रमुख वंशों, शक वंशों के कितने वंशों, 5 बिरादरी हैं इनकी, और ये 5 भारत में धीरे धीरे फैल गए थे। और सातवाहन वंश जो था ये महाराष्ट्र में रहने वाला था, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के पास। तो इसे धीरे धीरे किस कहते हैं, इनसे डर कर अंदर इधर को अधिकार करने लगे। तो सातवाहन वंश कहाँ शिफ्ट हो गया था, जाकर हैदराबाद, आंध्र प्रदेश में। कहाँ हो गया था, आंध्र प्रदेश में। धीरे धीरे इनसे बच को गुजरात से निकल कर कहाँ चला गया था, महाराष्ट्र साइड को, आंध्र प्रदेश में। तो इसे आंध्र सातवाहन भी कहते हैं। क्या कहते हैं, आंध्र सातवाहन भी कहते हैं। तो सातवाहन कहते हैं। तो इसका संस्थापक था सिमुक। कौन था, ये बंद कर क्या करो भाई, अरे मतलब ये सब वाइब्रेशन नहीं कहते मोबाइल में। इधर को भी निकल सकता था। तो क्या हुआ, मतलब सातवाहन वंश जो थे धीरे धीरे आंध्र से हो गए। और जब कर्णक वंश में कोई भी शक्तिशाली सम्राट नहीं बचा, सब मौर्य काल के बाद तो सब ऐसे, अशोक के बाद तो सब छोटे मोटे आए गए, कितने भी वंश आए इतने खास नहीं रहे राजा। और धीरे धीरे कलिंग गवा दिया था इन्होंने। क्या गवा दिया था, अपना कलिंग भी गवा दिया था। कलिंग गवाते होगा तो छोटे मोटे राजा अपना स्वतंत्र घोषित करना शुरू कर दिया और राज्यों को अपने। और धीरे धीरे मगध विखराव होना शुरू हो गया। और विखराव होने के बाद फिर एक वंश आया था सातवाहन वंश। इनने क्या काम करा था, कर्ण वंश के बाद मगध पर क्या कर लिया था, अधिकार कर लिया था। कौन से वंश ना, सातवाहन वंश। और सातवाहन वंश का संस्थापक जो था वो था सिमुक। कौन था, सिमुक। सातवाहन वंश, कर्ण वंश के बाद कौन सा आया, सातवाहन वंश आया। और इसका जो संस्थापक था वो था सिमुक। कौन था, सिमुक। संस्थापक कौन था, सिमुक। सिमुक था संस्थापक। इसे बंद करिए, आ जाएगी वो। सिमुक था संस्थापक। कौन था, संस्थापक। और इस दूसरा था, मतलब संस्थापक कौन था, सिमुक। किस वंश का, सातवाहन वंश का। सातवाहन वंश के बाद जो दूसरा राजा गद्दी पर बैठा उसका नाम क्या था, हाल। क्या नाम था उसका। और तीसरा फेमस हुआ इनमें थोड़ा सा, कौन सा होया तीसरा होया फेमस, कौन सा, जीपीएस। कौन सा होया, जीपीएस। गौतम पुत्र सतकर्णी। कौन सा था, गौतम पुत्र सतकर्णी। इसके बाद कौन सा आया, हाल। कौन सा आया, और हाल के बाद कौन सा आया, जीपीएस। गौतमी पुत्र सतकर्णी। जी से गौतमी, पी से पुत्र, ऐसा सतकर्णी, शॉर्ट फॉर्म में कर दे सब। तो गौतमी पुत्र सतकर्णी जो था वो इसने जो नाम, गौतमी पुत्र सतकर्णी जो था, इनने शक शासक नहापान को हराया था। किसे हराया था, नहापान को। देखो शकों का इतना दबदबा हो गया था तुम्हारे इसको गुजरात क्षेत्र को, गुजरात क्षेत्र को इतना दबदबा हो गया था। कौन है यो, हैं, जो तुम्हारा सातवाहन वंश था उसका संस्थापक सिमुक था। सिमुक के बाद दूसरा आया हाल। हाल के बाद तीसरा आया था जीपीएस, गौतमी पुत्र सतकर्णी। और जो इसने था क्या करा, शकों का दबदबा बढ़ता ही जाता। शकों ने क्या काम करा, इन्होंने सोचा सीधा सा आक्रमण। और ये अपनी राजधानी कहाँ ले गए थे उठाकर, आंध्र प्रदेश में ही ले गए थे। तो उन्होंने सोचा नहापान, किसने, नहापान की इधर भी दबदबा बढ़ाया जाओ। क्योंकि धीरे धीरे उन्होंने आक्रमण करके शुरू भारत को हथियाना शुरू करते थे इधर से। तो धीरे धीरे जैसे वो आक्रमण करा तो इसने क्या काम करा, नाम क्या था इसका, गौतमी पुत्र सतकर्णी। और सबको भी हराते हुए आ रहे थे। लेकिन इसमें क्या सिस्टम लगा हुआ था, जीपीएस। ये सब पता नहीं चलता क्या। इन्हें क्या काम करा, नहापान को हरा दिया, मार पीट कर सीधा करके उसे भेज दिया वापस। तो किसने हराया था ना, इसलिए फेमस है क्योंकि वो इसने शक शासकों को हरा दिया था। लेकिन शक शासक हार नहीं रहते जल्दी से किसी से। तो किस हरा दिया था, शक शासक नहापान को किसने हरा दिया था, जीपीएस, गौतमी पुत्र सतकर्णी। इनके ऐसे नाम मिलेंगे सबके लंबे लंबे थोड़े से। तो जीपीएस, नहापान हारने की जानकारी जो मिलती, नहापान के हारने की जानकारी जो मिलती महाराष्ट्र के जोगलथम्बी, महाराष्ट्र के
महाराष्ट्र के जोगल थम्बी जगह को मिलती है। कौन सी जगह को? महाराष्ट्र के जोगल थम्बी जगह को मिलती है। वो सिक्के मिले खुदाई में। क्या मिले? सिक्के में क्या दिखाया गया? उन सिक्कों में दिखाया गया है, एक तरफ तो दिखाया गया इसे जीपीएस को, किसे दिखाया गया? मैं जीपीएस ही बोल रहा, तुम गौतमीपुत्र सरकरणी खुद समझ लो। तो यो क्या काम कर रहा है? ऐसा खड़ा, और दूसरे तरफ जो सिक्का दूसरा पहलू हो उसमें इसे बंधा हुआ है नीचे झुकाव को दिखाया गया। किसे दिखाया गया झुका हुआ है? नहापान को। और वो कैसा खड़ा? तरवार लियो ऐसा खड़ा, बिल्कुल सीधा होकर खड़ा, और झुकाया किसे दिखाया? उसके पैरों में नहापान। तो उस सिक्कों से पता चलता भाई झुकाया तो वो ही रहेगा। झुकाया कौन रहेगा? जो हारेगा। और खड़ा हुआ कौन रहेगा? सीधा बिल्कुल जो जीतेगा। तो सिक्कों से कह के जानकारी मिलती है कि इसमें नहापान को गौतमीपुत्र सतकर्णी ने क्या करा था? हरा दिया था। तो ये कहाँ से मिलती है जानकारी? जोगल थम्बी। और जोगल थम्बी कहाँ रहा? महाराष्ट्र में। समझ गए? और ये जानकारी किस चीज़ को मिली? ना तो अभिलेख को, ना शिलालेख में कहीं को मिलती है? सिक्कों से। ओके, ये सिक्के मिले खुदाई में। समझ गए? और कह दे अब भाई, कह रहे हैं मोदी जीत रहे हैं। मोदी को कौन जिता रहा? राहुल गांधी हार गए। कोई लड़ाई थोड़ी, पहले उस टाइम पर लड़ाई हुई रही थी। मोदी क्यों जीतता? राहुल गांधी हार गया। तो उनके आपस में लड़ाई थोड़ी, जनता ही तो हार रही है एक दूसरे को। जनता ही हारने जीतने का काम कौन कर रही? जनता। अब ऐसे मेरी सोच में तो मोदी का जीतना राहुल गांधी का ही होना, राहुल गांधी का ज़्यादा कमजोर होना, मोदी का जीतना, क्योंकि वो लंबी रेस का घोड़ा नहीं है। समझ गए? बाकी वो क्या लेना कहा, राहुल गांधी इतना वो थोड़ी हो, रेस में इतना आगे नहीं हो उससे। समझ गए? तो ऐसे ही मतलब जब भी कोई वो होगा, इस तरह के उदाहरण इसलिए दिए गए हैं क्योंकि सिक्कों को जो आगे वो मान ले बात यहाँ हो गई, वो हो गए बैलेट पेपर हो गए, चुनाव हो गए, जैसे भी हो गए, आने वाले 100-150 साल बाद मतलब सिक्कों पर अगर किसी की तस्वीर उकेर दी जाओ और वो मिलो बाद में, और कोई पार्टी किसी पार्टी को झुका है दिखाने दो तो हारा हुआ ही तो माना जाएगा। तो ऐसे सिक्कों से यही पता चला कि जो था नहापान वो झुका हुआ दिखाया गया था इसके पैरों में, और ये सीधा खड़ा हुआ दिखाया गया था। तो इससे जानकारी मिली। इसके बाद आया था भैया बीपीपी। कौन आया था? वशिष्ठ पुत्र पुल्लुमावी। कौन आया था? वशिष्ठ पुत्र पुल्लुमावी। वशिष्ठ पुत्र पुल्लुमावी जो था, तो भैया ये अपना आपको बहुत होशियार था ना। हाँ, मेरे पूर्वजों ने या बाप अपने दादा ने उसे हरा दिया था, किसी शासकों को। इन्होंने क्या काम करा? अनाप पता क्या काम करके, पहले तो शक आए थे इनको हमला करना। इन्होंने क्या काम करा? हम सीधा उनके गुजरात में चल रहे हैं। कहाँ चल रहे हैं? शासक की सब इन जो तुम्हारा था गौतमीपुत्र सतकर्णी, इसने शकों को लगभग हरा दिया था। सिर्फ गुजरात की शाखा सबसे ज़्यादा शक्तिशाली मानी जाती है शकों के लिए। कौन सी शाखा? गुजरात की। बहुत सारे दल हों एक ही वंश के, बहुत सारे वो हों वंश हों, जैसे कुल हों, गोत्र हों, तो बाजा गोत्र बहुत खतरनाक रहा है। तो सबसे ज़्यादा शकों का खतरनाक गोत्र कौन सा था? जो गुजरात में निवास कर रहा था। तो उस पर जाकर कौन सा था ये? बीपीपी, वशिष्ठ पुत्र पुल्लू मावी। इन्हें क्या काम करा? डायरेक्ट हुए आक्रमण करना चला गया, और मुझसे क्या हो गया? हार गया, ढंग से हार। और ये जो था ये इसे हराया किसने था? इसे हराया था रुद्रदामन। किसने हराया था? और इसका नाम इतिहास में बहुत पढ़ने को मिलेगा। किसी और का मिलो ना मिलो, शासकों में रुद्रदामन का बहुत नाम मिलेगा। तो ये किसी इस मतलब पुल्लुमावी को किसने हरा दिया था उस युद्ध में? रुद्रदामन ने। किसे हरा दिया था? पुल्लुमावी को। किसने हराया था? रुद्रदामन। और ये कहाँ का था रुद्रदामन? गुजरात। कहाँ का था? गुजरात का शासक। लेकिन हारने के बाद इनमें एक सुलह हो गई थी, इनमें वैवाहिक संबंध स्थापित हो गए थे, संधि बन गए थे। क्या बन गए थे? एक दूसरे के संधि। तो इनमें क्या हो गया था? वैवाहिक संबंध स्थापित। एक बार और वैवाहिक संबंध स्थापित होया था, तुम्हें बताया था मैंने। किसमें होया था? किसमें होया था वैवाहिक संबंध स्थापित? एक बार और आक्रमण हुआ ऐसा ही, और हारने के बाद वैवाहिक संबंध स्थापित कर दिया था। किसने करा था? बताया था वो। अबे मौर्य वंश में सिकंदर के साथ हेलेना की शादी नहीं हो गई थी, और वो सेनापति कौन था? कुछ ना कर रहे। बताया था यो, मतलब हेलेना की शादी चंद्रगुप्त मौर्य से कर दी थी हारने के बाद। चंद्रगुप्त मौर्य से सिकंदर के सेनापति ने, सेनापति का क्या नाम था? याद करता है। इसमें क्या हो गया था?
वशिष्ठ पुत्र पुलमावी क्या हो गया था, हार गया था। वशिष्ठ पुत्र पुलमावी क्या हो गया था, हार गया था। और इसका अंतिम शासक किसका, सातवाहन वंश का अंतिम शासक था YSS। क्या था, YSS। नाम लंबे लंबे इसलिए शॉर्टकट बनानी पड़ जाए, इनमें शॉर्टकट बना दी। क्या था, यज्ञ श्री सतकर्णी। इसका नाम क्या था, यज्ञ श्री सतकर्णी। तो इसका क्या नाम था, यज्ञ श्री सतकर्णी। संस्थापक था सिमुक और अंतिम शासक कौन था, यज्ञ श्री सतकर्णी। और कर्ण वंश का जो संस्थापक था कौन था, वसुदेव। वसुदेव। अंतिम शासक कौन था, सुशर्मा या सुस्मी। तो वो बंद जो फॉर्म बताई तुमको, कौन सी बताई थी, हसीन, मोर, शुक्षा। हसीन, मोर, शुक्षा। है सर हरियक वंश, शीश शिशुनाग वंश, शीश शिशुनाग वंश, नैस नंद वंश, मोस मौर्य वंश, और ऐसा मोर से पूरा मौर्य वंश। और सुख किसा कहें, तोते को के हसीन मोर। हसीन की जगह में कह दी सुंदरता कि हसीन, हसीन मोर तो हसीन हो ही हो खुद में, तो हसीन मोर सुख सा। सुख किसा कहें, तोते को संस्कृत में सुख सा लग रहा है। हसीन मोर भी कैसा लग रहा है, जैसा तोता हो। तो सुख किस जो कौन सा वंश चल गया था, सुख वंश। सुख वंश के कौन सा बाद आया, कर्ण वंश। कर्ण वंश के कौन सा बाद आ गया, सातवां वंश। हो गई ट्रिक यार। ये वंश आज खत्म हो गए हैं, कल से तुम और बताए जाएंगे जो जो मतलब इसी बीच में मौर्योत्तर काल के बाद। कौन से काल के बाद, मौर्योत्तर काल से पहले 2 ही आक्रमण हुए थे। कितने आक्रमण हुए थे, 2। कौन कौन से, 2 या 3 आक्रमण हुए थे लगभग। एक तो सिकंदर का हुआ था, किसका हुआ था, वे सिकंदर के सेनापति नहीं करा था। और तीसरा कौन सा हुआ था, याद करो, सेनापति का नाम देख ले जल्दी। अब वो ये तो याद ना, वो क्या याद रहेगा तुम्हें, तीसरा किसका हुआ था, डेरियस का। किसका, और शायद वो कौन सा था, हकमनी वंश। कौन सा वंश था, हकमनी वंश ने भी आक्रमण मौर्य काल से पहले हकमनी वंश ने भी क्या करा था, आक्रमण। और हकमनी वंश कहाँ का था, ईरान का, शायद ईरान का ही था। और मौर्य वंश के बाद मौर्योत्तर काल चल जा। कहते ना किसी के बाद क्या जोड़ दे, उत्तर जोड़ दो तो उससे अगला काल हो जा। तो मौर्योत्तर काल के बाद जितने भी वंश आए, इसमें ही सारे आक्रमण होते चले गए और उनका पता नहीं चल पाया, क्योंकि इनमें इन्हों पर हर था, इन्हों तो बीच में बता नहीं सकता। लेकिन ऐसे आक्रमण नहीं थे कि पूरे एकदम दबदबा मगध पकड़ देते। इन्होंने धीरे धीरे थोड़ी थोड़ी जमीन लेनी शुरू कर दी थी। समझ गए, ये कल को बताया।